दोस्तों क्वार्टर 2 2026 की रैंकिंग आ गई है स्मार्टफोन ब्रांड्स की। और एक बात बता सकता हूँ, जो स्मार्टफोन ब्रांड्स का मार्केट है ना, पूरा ज्यादा थोड़ा कोलैप्स की तरफ बढ़ रहा है। क्योंकि देखा तो तकरीबन 11% को ड्रॉप हुए क्वार्टर 2 में, और जो फेस्टिव सीजन आने वाला है उसके बारे में तो बोला जा रहा है कि 15% गिरेगा ईयर ऑन ईयर। कहने की बात है, बड़ी बड़ी कंपनी जो एक जमाने में टॉप पर बैठती थी उनकी हालत खराब है। और सबसे बड़ी चीज पूरे मार्केट में मैं देख रहा हूँ कि सबसे ज्यादा हालत इस समय चाइनीज कंपनी की खराब है। नॉन चाइनीज कंपनी काफी हद तक अपने आप को स्टेबलाइज कर रही है, लेकिन चाइनीज कंपनीज में जो ड्रॉप देखने को मिला है ना, ये ड्रॉप मैंने हिस्ट्री में अभी तक नहीं देखा था। इस वजह से मैं बोल रहा हूँ, कहानी ये पूरी तरीके से बदल रही है। इस वीडियो के अंदर मैं सभी ब्रांड्स के बारे में बात करूंगा, की रैंकिंग के बारे में बात करूंगा, और कुछ ऐसे ब्रांड्स के भी बात करूंगा जो एक साल पहले तक एग्जिस्ट नहीं करते थे, और उनके भी बारे में पता लगाने की कोशिश करी कि उनके मोबाइल फोन मार्केट में बिक रहे हैं कि नहीं बिक रहे। सबसे पहले बात करते हैं हम 10th पोजीशन से। 10th पोजीशन पर आता है आपका आईकू। और आईकू का जो ड्रॉप था, ये मैंने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कभी ऐसा होगा। यानी कि आईकू जैसी कंपनी के बारे में क्या सोचा था कि यार ये कंपनी आपको बहुत ही अच्छी क्वालिटी के फोन बनाती है, अच्छा प्रोसेसर देती, गेमर्स को पसंद आता है। आज के समय में 61% का ड्रॉप हुआ ईयर ऑन ईयर उनके अंदर। ये इतना बड़ा ड्रॉप है, सीधे 10th पोजीशन पर है। और इसी तरीके से चलता रहा तो 10th पोजीशन से भी बाहर निकल जाएंगे। पता नहीं क्या चल रहा है। देखो, कुछ खास बातें आईकू के बारे में कि इनकी स्ट्रेटजी जो फेल हुई है वो हुई है गेमर सेंट्रिक फोन बनाने की। गेमर्स आज के समय में डिमांड नहीं करते। गेमिंग का जो मार्केट है थोड़ा सा हो गया शॉर्टेज, और सिर्फ गेमर्स को टारगेट करके फोन बनाना एक बेवकूफी है। क्योंकि आज के समय में अगर आपको पता है तो कुछ समय पहले भी एसुस के ROG गेमिंग फोन्स आते थे, वो भी ज्यादा नहीं बिके। और गेमर्स को आप सेंटर करके फोन बनाओगे तो उतने ज्यादा नहीं चलेंगे। यानी कि ऑलराउंडर पैकेज बनाना पड़ेगा। दूसरी चीज, जो प्राइस हाइक हुआ है उसका भी इंपैक्ट पड़ा है। और तीसरी चीज है कि आईकू के जो लॉन्चेस थे वो कम हुए, और मार्केटिंग का भी जो हो रही थी वो ओवरऑल गेमिंग सेंट्रिक थी, तो वो भी इनको इतनी ज्यादा सक्सेसफुल नहीं मिली। ओवरऑल आईकू इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। दूसरी चीज, आईकू के फोन्स के साथ इस समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, कई सारे मेजॉरिटी फोन्स ऐसे जिनके अंदर अपडेट आने से उनके मदरबोर्ड खराब हो रहे हैं। ये एक वाइड स्प्रेड इशू है जो कई लोगों ने यहाँ पे मुझे रिपोर्ट किया। एक जमाने में सेम कहानी Xiaomi के फोन्स के साथ थी। OnePlus के अंदर ग्रीन लाइन के इश्यूज आए थे। इसी वजह से आज के समय में आईकू फोन्स के अंदर मदरबोर्ड के इश्यूज आ रहे हैं। तो प्लीज बेवियर रहना, ये भी एक रीजन है जो आईकू को यहाँ पे इम्पैक्ट कर रहा है, और आने वाले समय में आईकू को और ज्यादा नीचे ले जा सकता है। 9th पोजीशन पे बात करते हैं जो थोड़ा स्टेबल बन के बैठी हुई कंपनी, लेकिन उसका भी ड्रॉप चल रहा है। मैं कब बात करूंगा OnePlus की। हाल ही में देखा तो OnePlus को अगर मैं ईयर ऑन ईयर कंपेयर करूं तो ओवरऑल इसके अंदर स्टेबिलिटी है। क्योंकि देखा तो जो मोबाइल फोन जैसे OnePlus एक साल पहले निकाल रहा था, आज के समय में उसका 180 डिग्री फ्लिप ले चुका है। मतलब देखेंगे तो लास्ट ईयर आपको OnePlus का 13S देखने को मिला था। नॉट सीरीज लॉन्च हुई थी। इस साल OnePlus की N सीरीज लॉन्च हो रही है। OnePlus अपने नॉट पे फोकस कर रहा है। 15S का लोग इंतजार कर रहे थे पर वो नहीं आया, और अक्सर रूमर आता रहता है कि OnePlus यहाँ से गायब होने वाला है। देखो, सच बात है कि ऑफलाइन मार्केट से OnePlus थोड़ा सा गायब हो रहा है, लेकिन ऑनलाइन में अभी भी स्टेबिलिटी बनी हुई है और 9th पोजीशन पर है। और देखा है तो OnePlus जितना भी मार्केट लूज कर रहा है, घूम फिर के ओप्पो के पास ही जा रहा है। और आज के समय में OnePlus के फोन्स के अंदर वो मजा नहीं आ रहा जैसा एक जमाने में दिया करते थे। और अब आने वाले समय में OnePlus के फोन्स के अंदर कलर OS का अपडेट आएगा, ओप्पो के सर्विस सेंटर पे रिपेयर होंगे। और कुल मिला के बात है कि आप मानो ना मानो, OnePlus की जो यूनिक आइडेंटिटी जिसके लिए वो जाना जाता था वो खत्म हो चुकी है, और ओप्पो का सब ब्रांड अनऑफिशियल रूप से हो चुका है। बस ऑफिशियल को डिक्लेयर करना बाकी, जो शायद ये लोग अगले साल तक कर दे, लेकिन अनऑफिशियली चीजें देखा जाए तो खत्म ही हो चुकी है OnePlus के साथ। 9th पोजीशन पर है, और देख के ये भी नहीं लग रहा कि शायद आने वाले समय OnePlus 16 आएगा कि नहीं आएगा, कोई गारंटी नहीं है। ये एक खतरनाक चीज होती है OnePlus के बारे में। हालांकि बजट फोन्स यहाँ पे फोकस करते रहेंगे। और हाँ, अगर कोई फोन लेना चाहता है तो मैं तो हमेशा बोलता हूँ, बी अ फैन ऑफ ए प्रोडक्ट नॉट द ब्रांड। अगर आपको प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है आप जरूर से जाके लें। अगर आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं आ रहा है, यहाँ पे आप दूर रहे। तो 9th पोजीशन तो अपनी OnePlus की, लेकिन 8th पोजीशन आपकी पोको की आती है। यार, पोको जैसी कंपनी लगातार ग्रो कर रही थी, लेकिन इस बार 12% का ड्रॉप है। और उसका वन ऑफ द मेन रीजन है पोको की X सीरीज। X8 Pro, X8 Pro Max है। यार, कीमतें ज्यादा थी। एक जमाने में पोको की X सीरीज के फोन 30,000 रुपए के नीचे मिलते थे। सिर्फ 1.5-2 साल पुरानी बात कर रहा हूँ मैं। आज के समय 30,000 रुपए के ऊपर एक अच्छा फोन यहाँ पे पहुंच गया। आपको अच्छी क्वालिटी के जो फोन थे पोको के, वो काफी एक्सपेंसिव साइड में हो गए हैं, और 15,000 रुपए के नीचे पोको के कोई भी ढंग के फोन अवेलेबल नहीं। ज्यादातर फोन 15-20,000 रुपए के ऊपर मौजूद है, जिसका इंपैक्ट पोको के ऊपर ये पड़ रहा है कि भले ही वो ऑनलाइन सेंट्रिक ब्रांड है, लेकिन जो मेमोरी शॉर्टेज हुई ना, उससे पोको यहाँ पे इंपैक्ट हुआ है, और पोको की पोजीशन गिरी है। और कुल मिला के पोको 8th पोजीशन पर आया। 7th पोजीशन तो और कमाल की। मैं बात करूं मोटरोला की। मोटरोला अभी टॉप 5 में आ गया था पिछले क्वार्टर में, लेकिन अब वापस से नीचे गिर गया। सिंपल सा रीजन है कि मोटरोला को जिस फोन ने सबसे ज्यादा पिछले एक साल के अंदर उठाया ना, वो है मोटरोला का G85। G85 की सेल्स इतनी जबरदस्त हुई कि ऑनलाइन भी वो बिका और ऑफलाइन में बिका है। इसके अलावा एज सीरीज में एज 60 वगैरह भी बिके हैं। लेकिन आज के समय में मोटरोला के अंदर भी प्राइस हाइक हुआ है, और मोटरोला भी उतनी अच्छी वैल्यू फॉर मनी वैसी प्रोवाइड नहीं करवा पा रहा है जैसी पहले प्रोवाइड किया करता था। और इसका इंपैक्ट इनकी सेल्स पे पड़ रहा है। क्योंकि सीधी बात है कि मोटरोला के फोन जब तक लोग 20,000 रुपए के नीचे खरीद रहे थे, तब तक काफी अच्छी क्वांटिटी बिक रहे थे। लेकिन जैसी फोन की कीमतें
ज्यादा होना शुरू हो चुकी है और मोटोरोला और भी महंगे फोन्स निकाल रहा है, जैसे मोटोरोला सिग्नेचर जैसे। उस हिसाब से मोटोरोला सेल्स उतनी ज्यादा कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि ड्रॉप इतना नहीं आया। मेरे को लग रहा है 6 और 7 पोजीशन पे मोटोरोला काफी तक स्टेबल ही रहेगा यहाँ पे। इसके अलावा बात करें तो 6 पोजीशन एक ऐसी कंपनी जो इंडियन मार्केट में रॉक सॉलिड स्टेबल बन के बैठी हुई है, और मैं बात कर रहा हूँ एप्पल की। देखो सच बात ये कि मार्केट में हर एक कंपनी ने अपने प्राइस इंक्रीज करे, सिर्फ एक कंपनी जिसने अभी तक प्राइस इंक्रीज नहीं करे वो है एप्पल। आईफोन के प्राइस के रूमर्स अभी भी आते रहते हैं और कहा जा रहा है कि नेक्स्ट 18 सीरीज और महंगी होगी, लेकिन अभी भी आईफोन के मॉडल्स जो पुराने सोल्ड हो रहे हैं वो मार्केट में बिक रहे हैं। मतलब आज भी लोग आईफोन 15 ले रहे हैं जो ऑलमोस्ट 3 साल होने वाले, आईफोन 16 बिक रहा है, आईफोन 17 भी बिक रहा है, और ये चीज ने आईफोन को काफी स्ट्रॉन्ग बनाया। सिर्फ EMI के स्ट्रॉन्ग ऑप्शन नहीं है, ले आने की बात है कि 40-45 हजार रुपए के ऊपर जैसे कि इसका बजट जाता है, ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट चॉइस एप्पल का आईफोन होता है। और लोग सोचते हैं कि भाई मेरा 50,000 रुपए बजट है तो 50,000 में सबसे बेस्ट आईफोन कौन सा आएगा ये, और अपकमिंग फेस्टिव सीजन में आईफोन के और ज्यादा बिकने के चांसेस यहाँ पर होते हैं। यानी कि अभी तो स्टेबिलिटी बनी हुई है, लेकिन अगर प्राइस हाइक होता आने वाले समय तो एप्पल को भी यहाँ पे ड्रॉप देखने को मिलेगा। और टिम कुक जो एप्पल के करंट अभी के CEO इस समय, उन्होंने तो ये भी बोल दिया कि एप्पल के पास डिमांड की कमी नहीं है, सप्लाई कमी है। हमारे पास डिमांड तो आ रही है, लेकिन सप्लाई कैसे करें वो एक दिक्कत रहती है। इसके अलावा बात करें फिफ्थ पोजीशन रियलमी की। रियलमी का अराउंड 14% का ड्रॉप हुआ है, तकरीबन 9% के शेयर के साथ बैठी हुई है, और यहाँ पे थोड़ा सा स्टेबल हो गई है। बेसिकली रियलमी कहानी भी है कि प्रीमियम में GT सीरीज उनकी बिल्कुल नहीं बिक रही, तो अभी मार्केट में जो स्टॉक है जो खरीदना चाहता है वो खरीद सकता है। नंबर सीरीज जो रहती है वो उनकी थोड़ी बहुत चल रही है, और 20-25 हजार में जो P सीरीज के फोन आते हैं वो रियलमी के यहाँ पे काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जो एक्चुअली में अच्छे भी प्रोडक्ट बिक रहे हैं, जिनकी वजह से रियलमी खड़ा है यहाँ पे। इसके बाद बात कर तो 4 पोजीशन Xiaomi की। Xiaomi गिरते गिरते 9% के तकरीबन मार्केट शेयर पे, और जितना Xiaomi गिर सकता था ना पिछले 2 से 3 साल में उतना गिर चुका है। अब Xiaomi और ज्यादा नीचे गिरने नहीं वाला है। Xiaomi के अंदर Xiaomi ब्रांड और Redmi ब्रांड को इंक्लूड किया गया है। Redmi के फोन अगर आप देखें तो जहां पहले बहुत वैल्यू फॉर मनी बनाते थे, आज के समय में 0 वैल्यू फॉर मनी। Redmi Note 17 देखो, क्या आपको वैल्यू फॉर मनी लगता है? भाई मेरे को तो नहीं लगता यहाँ पे। इसके अलावा बात करें तो जो Xiaomi जैसी कंपनी अभी स्टेबल रहेगी, इसी पे खेलती रहेगी और लिमिटेड फोन निकालेगी, लेकिन जो पुराना उसके पास ब्रांड का ट्रस्ट बचा है, जो लोग उसको यूज करते थे उसके दम पे फोन बिक रहे हैं, और ऑफलाइन और ऑनलाइन में भी इसने थोड़ी बहुत प्रेजेंस बना रखी है, जिस वजह से यहाँ पे थोड़ा बहुत चलता रहेगा। लॉन्ग रन में देखने वाली बात है कि Xiaomi के साथ क्या रहता है। इसके अलावा बात करें तो थर्ड पोजीशन है Oppo ग्रुप की। Oppo एक ऐसी कंपनी जिसको भी ड्रॉप देखने को मिला है। बेसिकली ये कंपनी आज के समय में इस तरीके से काम कर रही है कि अपने आप को थोड़ा प्रीमियम सेगमेंट में खींच रही है, जिस वजह से Oppo के जो फोन है टोटली थोड़े ज्यादा एक्सपेंसिव लगते हैं। इवन रिसेंटली 15,000 रुपए में Oppo ने एक 4G फोन को भी निकाल दिया था। अगर हम लोग देखें तो Oppo के अंदर यहाँ पे आपको जो Reno सीरीज थोड़ी प्रीमियम में जाती है, Find सीरीज इसकी थोड़ी पॉपुलर हो रही है मार्केट में, Find X9s आया था वो है, और इवन ये पता चलता है कि जो पुराने हाई एंड मॉडल्स उनको धीरे धीरे लोग डिसकंटिन्यू कर रहे हैं और उनको नए मॉडल्स का रिप्लेस कर रहे हैं। तो इस तरीके से Oppo है, और मोस्टली ऑफलाइन के दम पे थर्ड पोजीशन पे टिका हुआ है, क्योंकि Oppo ब्रांड ने मार्केटिंग काफी हैवी करता है, इस वजह से टिका है। और Realme और OnePlus जितना लूज करेंगे उतना ज्यादा यहाँ पे Oppo गेन करेगा। इसके बाद सेकंड कंपनी थी जो सरप्राइजिंगली स्टेबल बैठी हुई है, वो है Samsung। और Samsung का ईयर ऑन ईयर ज्यादा चेंज नहीं आया, और Samsung की सबसे अच्छी बात है कि Samsung अपने ब्रांड के दम पे अपने सस्ते फोन्स को बेच पा रहा है। लेकिन मैं बोलना चाहूंगा इस सस्ते फोन्स इतने अच्छे नहीं है, इतनी अच्छी वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड नहीं करते, जिसके अंदर Samsung की M सीरीज भी आती है, F सीरीज भी आती है। ये टोटली इतने अच्छे प्रोडक्ट नहीं जो साल उन्होंने लॉन्च करे। हालांकि Samsung के कुछ प्रोडक्ट वाकई में अच्छे हैं जो अभी भी बिकते हैं। S25 FE अच्छा फोन है, बिकता है 40-50 हजार में। S25 FE, S25, S24 का स्नैपड्रैगन वेरिएंट ये लोग लेना पसंद कर रहे हैं, और ये जो पुराने मॉडल जब तक मार्केट में वो बिक रहे हैं, इवन अराउंड 80-90,000 में S25 अल्ट्रा को भी लोग यहाँ पे ले रहे हैं। तो देखा जाए तो इस तरीके से जो Samsung है वो टिका हुआ है, और एक स्टेबिलिटी मार्केट के अंदर उसने ले ली है। और जितना ज्यादा चाइनीज ब्रांड यहाँ पे लूज आउट कर रहे हैं ना, उतना ज्यादा Samsung को यहाँ पे बेनिफिट मिल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं Samsung अपने ब्रांड का यहाँ पे फायदा उठा रहा है। क्योंकि एक सिंपल सी बात है कि जितने भी चाइनीज कंपनीज है ना, वो सिर्फ इसलिए टिकी हुई थी क्योंकि वो कम प्राइस के अंदर अच्छा प्रोडक्ट निकालती थी। अब जब उन्होंने अपनी प्राइस को इंक्रीज किया, तो भले ही कितना भी अच्छा प्रोडक्ट हो, ब्रांड वैल्यू का यहाँ पे फैक्टर आता है, और लोग एप्पल और सैमसंग के ऊपर यहाँ पे स्विच कर जाते हैं। तो इस चीज का फायदा यहाँ पे सैमसंग उठा रहा है। और फर्स्ट पोजीशन आती है आपकी वीवो की। हालांकि वीवो के अंदर 13.9% का ड्रॉप हुआ है, जो कि बहुत बुरा ड्रॉप है। और मैं बोलना चाहूँ कि वीवो जैसी कंपनी आज के समय भले ही नंबर 1 बैठी, लेकिन उसकी हालत इतनी अच्छी नहीं है, और आज के समय वो सैमसंग को पीछे छोड़ सकती है। बेसिकली वीवो के साथ ये हुआ कि जितने भी उसके बजट फोन आते थे 10,000, 12,000 के, 20,000 के नीचे, तो टोटल खत्म कर दिया है। और टोटल आपको 18-19,000 तो मिनिमम देना ही पड़ेगा किसी भी वीवो कंपनी के फोन के लिए।
हालांकि जो टॉप एंड में भी मॉडल्स हैं वीवो के वो अच्छे हैं, लेकिन उनकी कीमतें काफी ज्यादा हाई जा चुकी है। लेकिन वीवो का ऑफलाइन में प्रेजेंस काफी अच्छा, जिस वजह से यहाँ पे वो माल बेच पा रहे हैं। और एक सरप्राइजिंग चीज वीवो के बारे में पता चली कि वीवो का मार्केट शेयर यहाँ पे गिरा है, लेकिन वैल्यू शेयर इंक्रीज हुआ है, यानी कि वो रेवेन्यू बहुत ज्यादा कमा रहे हैं। क्योंकि वीवो ने ये देखा कि 10,000 रुपए के फोन के ऊपर अगर वो प्राइस इंक्रीज करेंगे तो लोग शुरुआत में थोड़ा सा उन्हें लगा था कि नहीं लेंगे, लेकिन लोग उसके लिए पैसा देने को तैयार थे। इस वजह से वीवो यहाँ पे थोड़ा पैसा बढ़ाता रहा, जिस वजह से आज के समय में वीवो का जो रेवेन्यू होता है वो यहाँ पे इंक्रीज हो गया। हालांकि प्रॉफिट इंक्रीज हुआ कि नहीं पता, लेकिन इस समय वीवो एक प्राइम एग्जांपल है जिससे ये पता चलता है कि कोई भी जो चाइनीज कंपनियां ज्यादा से ज्यादा वॉल्यूम या सामान बेचने से ज्यादा पैसा बनाने में विश्वास कर रही है। यानी कि पहले कंपनीज की फिलॉसफी ये होती थी कि कम प्राइस हम ज्यादा फोन्स बेचेंगे, सेम विद Xiaomi, Realme, Oppo एंड इवन Vivo। लेकिन अब कम प्राइस हटा के सब महंगे के ऊपर गए और सोच रहे हैं कि सस्ते वाले मार्केट को हम खत्म करेंगे और सीधे हम महंगे में बेचेंगे, और महंगे में हम भली कम फोन बेचे लेकिन ज्यादा कीमत में बेचेंगे और उनसे हम ज्यादा पैसा बनाएंगे। ये एक फिलॉसफी यहाँ पे चल रही है, जिस वजह से सभी चाइनीज कंपनी के बीच में ड्रॉप देखने को मिल रहा है। लेकिन 20,000 रुपए के नीचे जब आप आते तो कुछ ऐसी कंपनीज है जिन्हें ये मार्केट अब समझ में आ गया और ये यहाँ पे इसको कैप्चर करने की कोशिश कर रही है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल यहाँ पे मेरी रिसर्च में निकल कर आया, वो है AI प्लस। देखा जाए तो पिछले कुछ महीनों में बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्सी के अंदर, और कंट्रोवर्सी क्या इस सब आप लोग जानते हैं, लेकिन एक सिंपल सी बात बता देना चाहूंगा कि AI प्लस एग्जैक्टली में अगर हम लोग लास्ट क्वार्टर देखें अप्रैल से लेकर जून तक का, तो वहां पे AI प्लस के दो ऐसे फोन थे जो काफी अच्छे बिके, इनकी डिमांड टियर 3 टियर 4 में ज्यादा थी। AI प्लस का पल्स 2 और AI प्लस का नोवा 2 फोन। बेसिकली बात है कि AI प्लस ने एक ऐसे मार्केट को टारगेट किया है जहां पे आपको अच्छे फोन देखने को नहीं मिलते, और उसने इंडियन कंज्यूमर के माइंडसेट को समझा। सिंपल सी बात है कि इंडियन कंज्यूमर को इससे फर्क नहीं पड़ता कि मार्केट में क्या कंट्रोवर्शियल है क्या नहीं है। एट द एंड लोग ये चाहते हैं कि कौन सा फोन मेरे को ज्यादा अच्छी वैल्यू फॉर मनी देगा, और अगर मेरे को वैल्यू AI प्लस में मिल रही है तो लोग AI प्लस जाके लेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल है, AI प्लस ने जो लास्ट लॉन्च किया था AI प्लस का नोवा 2 प्रो, इस फोन में Dimensity 7100 था, 6000 mAh की बैटरी थी, 15-16 रुपए का फोन था सिमिलर स्पेसिफिकेशन के साथ, लेकिन 8000 mAh की बैटरी और थोड़े बेटर डिजाइन के साथ टेक्नोनिक फोन लॉन्च किया था 30,000 रुपए का। अब सीधी बात है, कीमत उसकी डबल हो गई है, और उसके बावजूद भी देखा जाए तो AI प्लस ने क्या किया कि वैल्यू फॉर मनी यहाँ पे थोड़ी मेंटेन कर रखी है, जिस वजह से जब बाकी कंपनी जिस पर्टिकुलर रेंज में 4G को प्रोवाइड कर रही है वहां पे AI प्लस 5G दे रहा है। इस वजह से टियर 3 टियर 4 में ये फोन यहाँ पे आज के समय बिक रहा है, उसकी स्ट्रॉन्ग डिमांड आ रही है। हालांकि ईयर ऑन ईयर कितना चेंजेस को हम नहीं बता सकते, क्योंकि पिछले लास्ट ईयर के क्वार्टर में AI प्लस बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करता था, और इससे बात समझ में आती है कि कोई भी कंपनी अगर अफोर्डेबल रेट में अच्छे फोन निकाल लेगी तो मार्केट को कैप्चर कर सकती है, डिस्पाइट उसके बारे में क्या कंट्रोवर्सी चल रही है, क्या मार्केट है, आफ्टर सेल सर्विस क्या है, इससे किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। बजट में लिटरली इंडिया में हालत ये है। यही एक चीज है कि एक जमाने में चाइनीज बॉयकॉट के नारे लगे थे, जिस वजह से चाइनीज कंपनीज को बॉयकॉट किया जाना था, लेकिन उस समय भी चाइनीज कंपनीज ही सबसे ज्यादा फोन बेच रही थी। यही एक चीज समझने वाली बात है कि इंडियन कंज्यूमर का माइंडसेट है कि उसे वैल्यू फॉर मनी चीज चाहिए, और AI प्लस इसी चीज पे यहाँ पे कैप्चर कर रहा है। अब सीधी बात है, AI प्लस जब तक यहाँ पे अफोर्डेबल फोन, वैल्यू फॉर मनी फोन निकालता रहेगा, मार्केट में चलता रहेगा, लेकिन जिस दिन AI प्लस ने महंगे फोन निकालना शुरू करे वो भी यहाँ पे दिक्कत का सामना कर सकता है। सिंपल सी बात मैं ये बोलना चाहूंगा। और सिमिलर सिचुएशन यहाँ पे अपकमिंग एक और ब्रांड आ रहा है फायरबोल्ट, वो भी ये करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि 15,000 रुपए के नीचे का मार्केट पूरा खाली पड़ा है। लोग फोन खरीदना चाहते हैं लेकिन अच्छे ऑप्शंस की कमी आ रही है, जिस वजह से आज के समय में 15,000 रुपए के नीचे कोई भी अगर ठीक ठाक भी फोन निकाल दे और उसमें 5G वगैरह भी अगर ढंग से ले आए तो वो फोन यहाँ पे मार्केट में बिक सकता है। लिटरली आज के समय में हालत ये, इसी वजह से जो नए ब्रांड्स है वो यहाँ पे आपको देखने को और भी ज्यादा मिलते रहेंगे, और अपनी केक कैप्चर करते रहेंगे बजट के अंदर, क्योंकि बजट वाला सेगमेंट मार्केट में अभी के समय में पूरा खाली होता जा रहा है। सभी चाइनीज कंपनी जो है वो 20,000 रुपए के ऊपर ऑलरेडी मूव ऑन कर चुकी है। लेकिन खैर AI प्लस वगैरह की बात हो गई, लेकिन लावा के बारे में बता सकता हूँ। लावा कंपनी के इंडिया में मार्केट शेयर 2 से 3% के अराउंड है, और धीरे धीरे मार्केट शेयर इंक्रीज हो रहा है, और नेक्स्ट ईयर तक उम्मीद है कि जो लावा जैसी कंपनी वो इंडिया के अंदर टॉप 10 ब्रांड्स के अंदर आ जाएगी। अगर आईक्यू यहाँ पे बाहर होता है तो लावा की एंट्री यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से हो सकती है। और हाँ, लावा भी आज के समय में 15,000-20,000 में फोकस कर रही है। रिसेंटली विराट की V1 सीरीज में उसने निकाली थी, जो देखा तो मार्केट में उसे ठीक ठाक रिस्पॉन्स मिल रहा है। और देखा तो आज के समय में लावा भी एक ऐसी कंपनी है जो सी वैल्यू फॉर मनी मार्केट में खेल रही है, लेकिन अच्छी बात लावा के साथ है कि आफ्टर सेल सर्विस पे उनका फोकस है, अपडेट्स देने पे फोकस है, क्लीन एंड्रॉइड का एक्सपीरियंस देने पे फोकस है, और एक अच्छा ओवरऑल यहाँ पे वैल्यू फॉर मनी का फोन दे रहे हैं, प्लस एक ब्रांड वैल्यू भी दे रहे हैं, और लॉन्ग टर्म का एक प्रॉमिस दे रहे हैं, तो जिस वजह से लावा यहाँ पे अच्छे तरीके से खेल रहा है। ऐसी बात करें तो नथिंग के बारे में भी काफी इंटरेस्टिंग चीज है। नथिंग का भी जो ऑनलाइन एस्टिमेशन है वो 2% से नीचे का है, लेकिन एक बात है कि लास्ट ईयर CMF के आने से उनका मार्केट शेयर बढ़ा था, लेकिन इस बार CMF के फोन्स नहीं निकाले, तो ईयर ऑन ईयर अगर हम लोग देखें तो वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रोइंग ब्रांड है। और इंडिया में उसके जो फोन्स थे 4A सीरीज, 4A प्रो को, इवन नथिंग का 4B भी यहाँ पे उनका बिक रहा है, तो वो एक सरप्राइजिंग चीज है जो नथिंग यहाँ पे इंडिया के फोन मार्केट में कर रहा है। और अगले साल इंडिया में नथिंग वाले ना अपने फोन्स को डबल डाउन करेंगे, और जहां इस साल 3 सीरीज निकाली, अगले साल हो सकता है 6 फोन्स निकाले और मल्टीपल प्रोडक्ट कैटेगरीज में जाए, तो ये चीज हो सकती है। इसके अलावा बात कर तो गूगल पिक्सल का इंडिया में
मार्केट शेयर लेस देन 1% है। लेकिन सच बात है कि अगर हम बात करें 45,000 रुपए के ऊपर के सेगमेंट में, वहां पे एप्पल के आईफोन के बाद तो सबसे ज्यादा डिमांड की जा रही है वो पिक्सल की जा रही है। सीधी बात है कि पिक्सल आज के समय में 45,000 रुपए के ऊपर इंडिया में बिकने वाला सबसे पॉपुलर ब्रांड है। और ये जो ब्रांड रहता है यहाँ पे इसकी फोन्स की सेल्स भी हो रही है। ऐसा नहीं इसके नए जो पिक्सल 11 है बिक रहा है, पुराने जो पिक्सल्स है जैसे 9 है, 10 हो गया, 10 प्रो हो गया, उनकी डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा है, जिस वजह से जो पुराने फोन्स होते हैं पिक्सल के वो यहाँ पे काफी अच्छा वॉल्यूम निकाल रहे हैं। यही एक चीज है जो एप्पल और गूगल को थोड़ा मैच करती। जहाँ एप्पल भी अपने पुराने मॉडल के आईफोन्स को बेच रहा है, गूगल पिक्सल भी पुराने मॉडल के जो पिक्सल फोन्स होते हैं बेच रहा है। और जो लोग पिक्सल के फैंस है, टेक सेवी लोग है, जो एआई के ऊपर देखना चाहते हैं नई नई चीजें, वो लोग पिक्सल के ऊपर यहाँ पे जा रहे हैं। तो पिक्सल का भी इंडिया में ग्रोथ यहाँ पे चल रहा है। इसके अलावा बात करें जो 3 ऐसी कंपनीज है जिनके इंडिया में थोड़ा सा नेगेटिव इंपैक्ट आया है, वो है आपकी ट्रांजिएंट होल्डिंग की टेक्नो, इन्फिनिक्स और आईटेल। टेक्नो देखा तो टियर 3 टियर 4 में बिकता है, ऑफलाइन के अंदर बिकता है और ठीक ठाक मार्केट शेयर ले रखा है उसने। लगभग 20,000 रुपए तक ये फोन यहाँ पे निकाल देता है टेक्नो, लेकिन अभी भी इसका इतना बड़ा मार्केट शेयर नहीं है कि इस तरीके से बीट कर पाए। इसके अलावा बात करें तो इन्फिनिक्स, ये इसने लूज किया है। इन्फिनिक्स का जो मार्केट शेयर है ना वो सिंगल डिजिट नहीं आता है और इंडिया के अंदर 10 से 20,000 तक इसने पूरा फोकस किया है। लेकिन सीधी बात है कि बजट फोन यहाँ पे इंपैक्ट होने से इन्फिनिक्स की भी सेल्स को भी यहाँ पे कहीं ना कहीं इंपैक्ट पड़ा है, तो ये एक चीज रहती है। और हाँ, इसी के साथ ही बात करें आईटेल की, तो आईटेल बिल्कुल ही एंट्री लेवल और धीरे धीरे खत्म हो रहा है। लेकिन हाँ, अगर ये कंपनी अगर थोड़े बहुत ठीक ठाक फोन निकाल दे तो मार्केट में ठीक ठाक यहाँ पे परफॉर्म कर सकती है। और HMD ग्लोबल का भी यहाँ पे नंबर आता है, लेकिन वो सिर्फ नाम मात्र के, वो भी बजट के अंदर यहाँ पे खेल रहे 10-15 हजार में कुछ फोन्स को निकालते हैं। अब देखते हैं कि आने वाले फ्यूचर के अंदर क्या रहता है, वो बस एंट्री लेवल पे यहाँ खेल रहे हैं। तो दोस्तों ये कुछ कहानी होती है इंडिया के स्मार्टफोन मार्केट की कि अभी क्या चल रहा है, कौन सी कंपनी किस रैंकिंग पर और किस तरीके से यहाँ पे काम हो रहा है। बाकी आप लोगों का इस बारे में क्या ओपिनियन है, क्या सोचते हैं, नीचे अपनी बात कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू बने रहने के लिए। मैं आप सुनता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।